गर्मियों के दिनों में भी मेरी नौकरानी हमेशा अपने ऊपर गर्म शॉल ओढ़कर आती थी। जब वह मेरे कमरे की सफाई करने के लिए अंदर जाती तो अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लेती थी। जब मैंने यह बात अपने पति से शिकायत के तौर पर कही तो उन्होंने कहा, उसे काम से मत निकालो, इतने कम पैसों में काम करने वाली नौकरानी दोबारा नहीं मिलेगी। मुझे शक होने लगा, इसलिए एक दिन मैंने उसे जल्दी छुट्टी दे दी और खुद उसकी तरह शॉल ओढ़कर कमरे की सफाई करने लगी। कुछ ही देर में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तब मुझे समझ आया कि मेरी नौकरानी का व्यवहार वाकई कुछ अजीब था। जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो वह थोड़ा चौंक गए और उसने मुझसे कहा, तू उस गरीब औरत के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी है? तेरे हाथ के नीचे कोई टिकता ही नहीं। हर किसी को तू किसी न किसी बात का इल्जाम लगाकर काम से निकाल देती है। तेरी इन बातों से अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये कहकर राहुल गुस्से में वहां से चला गया। राहुल के व्यवहार में आया ये बदलाव देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि राहुल बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। वो हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देता था, मेरी मदद करता था। इसलिए उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। कभी कभी मेरे मन में आता कि अपनी नौकरानी सरू को काम से निकाल दूं, लेकिन राहुल ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि उसे काम से मत निकालना। राहुल को बुरा लगेगा, इसलिए मैं उसे नहीं निकाल सकी। इस वजह से मैंने अपना फैसला बदल दिया था और उसके व्यवहार के बारे में मुझे अब कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। सुबह इतनी सी बात पर ही वो मुझसे नाराज हो गया था। राहुल ने तो मुझसे एक सॉरी भी नहीं कहा। अगले दिन सरू फिर हमेशा की तरह अपने ऊपर शॉल ओढ़कर काम पर आई। आते ही सबसे पहले वह मेरे कमरे में गई और हमेशा की तरह अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं बाहर खड़ी उसकी सफाई खत्म होने का इंतजार करने लगी। सरू को हमारे घर में काम करते हुए अभी सिर्फ 25 दिन ही हुए थे। बहुत कम पैसों में वह काम करने के लिए तैयार हुई थी। वह देखने में भी एक अच्छी और सभ्य लड़की लगती थी। घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। उसका काम बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदार था। लेकिन एक ही बात थी जो मुझे बहुत खटकती थी, वो मेरे कमरे की सफाई करते समय हमेशा अंदर से कुंडी लगा लेती थी और यह उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। इस बारे में मैंने उससे 2-3 बार बात भी की थी। तब वो मुझसे जवाब देती, मालकिन, मैं सबके घर में इसी तरह काम करती हूँ। आपकी चीजें जैसी रखी होती हैं, मैं उन्हें छूती भी नहीं। अगर आपको शक है तो आप खुद जांच सकती हैं। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि वह सच कहती थी। मेरी सारी चीजें हमेशा अपनी जगह पर ही रहती थीं। जब भी वह मेरे कमरे की सफाई करके बाहर आती तो उसका चेहरा कुछ उदास या रोने जैसा लगता था। मैंने उसकी हर हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं रसोई में खड़ी होकर उसकी हर चाल पर नजर रख रही थी। उसी वक्त राहुल ऑफिस से घर लौटा। जैसे ही राहुल घर में दाखिल हुआ, सरू ने सफाई करना छोड़ दिया और उसे एकटक देखने लगी। राहुल ने भी उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर सीधे कमरे के अंदर चला गया। वो हॉल में इधर उधर चक्कर लगाने लगी और चारों तरफ देखने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वह मेरे कमरे के सामने आकर रुकी। मैं रसोई से धीरे धीरे सब देख रही थी। वह जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने वाली थी तभी उसने अपना इरादा बदल लिया, जल्दी जल्दी सफाई की और फिर घर के बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब सरू बाहर चली गई, राहुल कमरे से बाहर आया। उसने मुझे अपने पास खींचा और गले से लगा लिया। आज राहुल का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, रानी सरकार, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। हम दोनों साथ में खाना खाते खाते बहुत देर तक बातें करते रहे। राहुल के अच्छे मूड की वजह से मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सामने सरू का नाम लिया तभी उसका मूड अचानक बिगड़ जाता था। सरू का नाम सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आने लगता था। मेरे मन में सरू को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। आखिर वह किस मकसद से हमारे घर काम करने आई थी? राहुल न तो उसे कोई डांट फटकार लगाता, न ही उसके बारे में कुछ सुनना चाहता था। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि अब मैं राहुल से सरू के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगी। पहले मैं उसके बारे में पूरा सच जान लूंगी, फिर ही कोई फैसला लूंगी। अगले दिन जब सरू काम पर आए तो मैंने उसकी छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। वो घर आई तो हमेशा की तरह उसने अपने ऊपर शॉल ओढ़ रखी थी। मैंने उससे कहा, इतनी गर्मी में भी तू ये शॉल क्यों ओढ़ती है? जब से तू काम पर आई है मैं तुझे हमेशा इसी शॉल में देखती हूँ।
अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक नई शॉल ले देती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मालकिन, ये शॉल किसी के प्यार की निशानी है। इसे छोड़कर अगर मैं आपकी नई शॉल ले भी लूं तो क्या मेरा नसीब बदल जाएगा? अदला बदली से क्या फायदा होगा? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरी बात को टाल दिया और जल्दी से दूसरे कमरे की सफाई करने चली गई। उसके हाथ में कुछ था, जैसे कोई छोटा डिब्बा या वस्तु, लेकिन मैं साफ साफ देख नहीं पाई कि वह क्या था। इससे मेरा शक और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने कमरे के अंदर से कुंडी लगा दी और मैं हॉल में बेचैनी से टहलने लगी। उसी समय राहुल ऑफिस से घर आया। मुझे इस तरह परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? मैंने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाई और कहा, कुछ नहीं हुआ। इतने में सरू बाहर आई। हमें देखकर वह थोड़ा घबरा गई और जल्दी जल्दी हॉल की सफाई करने लगी। राहुल हमारे कमरे की ओर चला गया। मैं भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन उसने अंदर जाकर दरवाज़ा कुंडी लगाकर बंद कर लिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद सरू ने सफाई पूरी की और राहुल के बाहर आने से पहले ही जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। लेकिन उस दिन एक बात मेरी नज़रों से नहीं छूटी। जब भी सरू कमरे की सफाई करके बाहर आती तो मैं कभी उस कमरे में नहीं जाती थी। और हर बार जैसे ही सरू बाहर निकलती, राहुल ऑफिस से घर आता और सबसे पहले उसी कमरे में जाता। वह हमेशा नहाकर फ्रेश होकर ही बाहर आता था। मैंने इस बड़ी बात को अब तक नज़रअंदाज कर रखा था। कुछ देर बाद राहुल कमरे से बाहर आया। मैंने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद राहुल सोने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन मुझे उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरे मन में शक का तूफान मचा हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा पूरा संसार टूटने वाला है। अगले दिन मैंने सरू से कहा, तू शाम को आने की बजाय दोपहर में काम पर आ जाया करना। इस पर वह बोली, मालकिन, यह मुमकिन नहीं है। मेरे बाकी घरों के काम का समय तय है। अगर आपको कोई दूसरी नौकरानी मिल जाए तो आप उसे रख लीजिए। मैंने मन में सोचा, सिर्फ शक के आधार पर एक अच्छी कामवाली को निकाल देना ठीक नहीं होगा। फिर सरू हमेशा की तरह कमरे के अंदर गई और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं हॉल में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। इतने में राहुल ऑफिस से घर आ गया। उधर सरू भी उसी वक्त कमरे से बाहर निकली। राहुल सीधे कमरे में चला गया और मैं भी तुरंत उसके पीछे अंदर गई। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, वहां गाजर के हलवे की मीठी खुशबू फैली हुई थी। मैंने आश्चर्य से राहुल की ओर देखा। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, ऑफिस में एक दोस्त गाजर का हलवा लाया था। मैं मानकर सहयोग देते हुए रसोई में चली गई। अब मेरी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि राहुल मेरे साथ झूठ बोल रहा है। जब राहुल ऑफिस से घर आया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। सभी हलवे की चीजें उसने सिर्फ उसके लिए लाई थीं। मुझे ये पहले से ही पता था, क्योंकि राहुल को गाजर का हलवा बहुत पसंद है और यह बात सिर्फ मुझे और मेरे सासू ससुर को ही पता थी। तो फिर मेरी नौकरानी को मेरे पति की पसंद नापसंद कैसे पता चली? इतने में राहुल रसोई में आया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद राहुल सोने के लिए कमरे में चला गया और मैं थोड़ी हवा लेने के लिए आंगन में बाहर गई। आज मेरा मन बहुत उदास था और आंखों में आंसू बह रहे थे। अंततः मैंने नींद की गोली खाई और सो गई। अगली सुबह जब राहुल ऑफिस चला गया तो मैं पड़ोस के शिंदे के पास गई। क्योंकि शिंदे काका भी सभी कामकाज में लगे रहते थे, मुझे उनसे कुछ बातें पूछनी थी और थोड़ा बहुत हाल चाल जानना था। हमने इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने सरू का विषय उनके सामने रखा। मैंने कहा, तब से वो हमेशा वही शॉल काम पर लेकर आती है। क्या हमें उसे नई शॉल दिला दें? शिंदे काकू मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी और बोली, कौन सी शॉल? वह काम पर आते समय तो खुले कपड़े ही पहनती है, सर्दियों में भी स्वेटर या शॉल नहीं पहनती, तो इतनी गर्मी में ये शॉल क्यों? काकू की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। फिर मैंने पूछा, वो सफाई करते समय कमरे में अंदर से कुंडी क्यों लगाती है? शिंदे काकू ने जवाब दिया, हमारे घर की नौकरानियां कभी भी अंदर से कुंडी नहीं लगाती। तुम्हारी क्यों लगाती है, ये देख। रेशमा, वो अच्छी नौकरानी है, उसे बहुत लाड़ मत दो। थोड़ा बहुत प्यार से काम करो, लेकिन उसे बहुत ऊपर मत उठाओ।
अगर मैं होती तो इतनी नौकरानी को अंदर से कुंडी लगाते हुए नहीं छोड़ती, और साफ सफाई करते समय अगर ऐसा करती तो उसे काम से निकाल देती। मैंने कहा, लेकिन उसने मुझे खुद बताया है कि वो सभी घरों में काम करते समय अंदर से कुंडी लगाती है। शिंदे काकू मुझे हंसते हुए बोली, रेशमा, तू तो बड़ी नटखट है। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। शिंदे काकू की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। शाम होते ही सरू घर में काम करने आई और अपने ऊपर शॉल ओढ़कर कमरे में चली गई। सभी कमरे की सफाई करने के बाद वह बाहर आई। इसी बीच राहुल भी ऑफिस से घर आया। मैं रसोई की खिड़की से धीरे धीरे दोनों को देख रही थी। तभी राहुल जोर से चिल्लाया, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ये काम छोड़ दो और निकल जाओ। मुझे थोड़ा चैन से रहने दो। तुम रोज गाजर का हलवा लाकर मुझे क्या दिखाना चाहती हो, क्या हासिल करना चाहती हो? सरू रुक रुक कर रोने लगी और बोली, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे अपनी पहचान नहीं दोगे तो मैं सारी बात तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। हॉल की सफाई किए बिना ही वो पूरे घर से चली गई। मुझे हैरानी का झटका लगा। राहुल का ये पूरा रहस्य सरू को कैसे पता था? वो राहुल को इस तरह धमका क्यों रही थी और यह क्यों कह रही थी कि मुझे तुम्हारे नाम की पहचान दो, नहीं तो मैं सब कुछ तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। ये सब मेरे सोचने से परे था। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सब घटनाएं कुछ अलग ही संकेत दे रही थीं, लेकिन उल्टा राहुल ही मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, इंसान का पेट नहीं भरता क्या? इसके लिए नौकरानी रखने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा, तो क्या राहुल ने उसे काम से निकाला था? नहीं, राहुल ने तो उसे काम से नहीं निकाला। फिर अब वो उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रहा था। जब मैं कमरे में गई तो मुझे गाजर के हलवे की खुशबू महसूस हुई और खिड़की से बाहर देखा तो राहुल हताश होकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस नौकरानी का राहुल के साथ निम का क्या रिश्ता है? मैं सीधे राहुल से यह सवाल पूछ भी नहीं सकती थी। मैंने सासू माँ की मदद लेने का फैसला किया। मेरी सासू माँ बहुत दयालु और स्नेही थी, उन्हें निश्चित ही मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने उन्हें फ़ोन करके ये पूरी बात बताई। अगले दिन वे मेरी दीर को लेकर मेरे घर आ गईं। माँ को देखकर राहुल बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने कहा, यहाँ ये क्यों आई है? पहले से ही मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। राहुल की यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी। मैंने राहुल से शांत रहने को कहा, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही चिल्लाया। उसने कहा, हमारे मामलों में तुम ध्यान मत दो। ये सब सुनकर मेरी दीर को बहुत बुरा लगा। सासू माँ उन्हें वापस गांव भेजने के लिए तैयार हुई। जब मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने हाथ जोड़कर रुकने की विनती की, लेकिन मेरी दीर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और नाराज होकर गांव चली गई। मेरी सासू माँ को भी ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल को उनसे ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, जबकि आमतौर पर वह बहुत खुश रहने वाला लड़का था। उसी लड़के को दुख हो रहा था जो उनके ऊपर इतना प्यार करता था, फिर वो उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था? मैंने सासू माँ से कहा, आजकल राहुल का व्यवहार बहुत बदल गया है। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। आप उसे थोड़ा समझा दें। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ फ़ोन करके बुलाया है। शाम होते ही मैं उनकी आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने सासू माँ को पूरी बात बता दी थी, लेकिन वह दिन काम पर बिल्कुल नहीं आई। मैं बोलते बोलते राहुल से कह गई, आज थोड़ी ज़्यादा काम पड़ गया। वह आज काम पर बिल्कुल नहीं आई। इसके बाद राहुल ने गुस्से में मुझसे कहा, मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब वो काम पर फिर कभी नहीं आएगी। ऐसे लोगों को घर में आमंत्रित करके बैठा क्यों रखते हो? इसका परिणाम यही होगा। राहुल का ये व्यवहार देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। राहुल का व्यक्तित्व पहले ऐसा नहीं था, वह हमेशा मेरी बहुत परवाह करता था, लेकिन जब से वह घर में आया है उसका व्यवहार बदल गया था। मुझे लगा कि मेरी सासू माँ सरू से मिलकर कुछ निर्णय लेंगी। मैंने तय किया कि इन सभी घटनाओं का अंत अब करना चाहिए। इसलिए मैं अगले दिन शिंदे काकू के घर गई। वह वहाँ सभी कामों में लगी हुई थी। मुझे देखकर वह घबरा गई। मैंने उससे कहा, अच्छा हुआ आज तुमने शॉल नहीं ओढ़ी। देखो आज इतनी गर्मी है, और कल राहुल ने तुमसे झूठ बोला कि हमें नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। असल में अब मेरी सासू माँ भी आ गई हैं, इसलिए मेरा काम और भी बढ़ गया है। इसलिए मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। बच्चों ने भी इस बात को मंजूरी दे दी है।
तुम हमारे घर काम करने आ सकती हो, मेरी सासू माँ भी आ गई हैं। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दी। शाम को जब वह घर काम करने आई तो उसने अपने ऊपर शॉल ओढ़ी हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आज उसने अपना चेहरा भी ओढ़नी से ढक लिया था। सरू का वह बर्ताव देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उससे कहा, शिंदे काकू के घर तो तू सिर्फ ओढ़नी लेकर जाती है और मेरे घर आने के लिए अब तुझे चेहरा तक ढकने की जरूरत महसूस हुई। इस पर वह बोली, मालकिन, आपने ही कहा था ना कि आपके घर सासूबाई आई हैं, इसी वजह से मैंने ओढ़नी चेहरे तक ली है और कोई कारण नहीं है। मैंने कहा, अरे ऐसा चेहरा ढकने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी वो सासूबाई हैं, कोई पराई नहीं। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और कमरे में सफाई करने चली गई। लेकिन आज उसने सफाई करने में रोज से ज्यादा ही समय लगाया था। इतने में मैंने अपनी सासूबाई को उनके कमरे से बुलाया और उन्हें बाहर आंगन में बैठाकर रखा। मालकिन, सरू ने थरथराती आवाज में कहना शुरू किया, मैं एक बहुत ही अमीर घर की लड़की हूँ। हमारे 5 गांवों में मेरे माँ बाप का नाम लिया जाता था। पिताजी की इज्जत को मैं ही संभालती थी। उन्होंने मुझ पर बेहिसाब प्यार बरसाया था, हर वो चीज दी थी जो हमारे खानदान में आज तक किसी को नहीं मिली थी। 10वीं के बाद मेरी जिद के आगे झुककर उन्होंने मुझे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। मेरे पास अपनी गाड़ी और ड्राइवर था। हर दिन उसी गाड़ी से मैं कॉलेज जाया करती थी और धीरे धीरे उसी ड्राइवर से मुझे प्यार हो गया। किसी भी तरह से वह मेरे लायक नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं उसके साथ घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी खुशियों पर ग्रहण लग गया। मेरा पति निकम्मा और शराबी निकला। वह सारा दिन नशे में रहता, कोई काम नहीं करता था। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। जब मेरा एक बेटा हुआ तो मैंने हिम्मत जुटाई पेट पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू किया। नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, क्योंकि मैं 11वीं में थी जब घर से भागी थी। और जब मैं आपके घर काम करने आई तो आपको देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि राहुल मेरा सगा भाई है। भैया ने ही मुझे कहा था कि तू इस घर से चली जा और कभी भी मालकिन को ये मत बताना कि तू मेरी सगी बहन है। सरू की आवाज कांप रही थी। बहुत सालों बाद अपने सगे भाई से मिली थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैं रोज वह शॉल इसलिए ओढ़कर आती थी क्योंकि वह शॉल मेरे जन्मदिन पर राहुल ने ही मुझे दी थी। मैं रोज गाजर का हलवा इसलिए लाती थी क्योंकि राहुल को मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद था। और मैं कमरे की कड़ी इसलिए लगाती थी ताकि वह हलवा पर्दे के पीछे छिपा कर रख सकूं। मैं रोज कमरे में जाकर राहुल से माफी मांगती थी, पर उसने मुझे माफ करने के बजाय डराना शुरू कर दिया था। वह कहता था, अगर तूने मालकिन को कुछ बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि तू मेरी सगी बहन है। मुझे डर था कि अगर यह सब आपको पता चल गया तो आपके घर में बहुत झगड़े होंगे। इसी डर की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब कहते कहते सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने अपने पिता का दिल दुखाकर कभी भी सुकून नहीं पाया मालकिन। मैंने अपने पिता का नाम खराब कर दिया था, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मेरे कारण उनके खून के रिश्ते भी टूट गए थे। मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था। जिस लड़की के घर में कभी नौकर चाकर घूमते थे, आज वही लड़की अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए लोगों के घरों में नौकरानी का काम कर रही थी। मेरी सासू माँ को जब अपनी बेटी का ये हाल देखा तो उनका दिल भर आया, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर सरू को रोते हुए गले से लगा लिया। राहुल बोला, माँ, मुझे पता था कि आप अपनी बेटी से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकती। मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया क्योंकि मुझे लगा था कि आप इस घर में रुकेंगी तो सरू को देखकर दुखी होंगी। तब मैंने राहुल से कहा, एक माँ का दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। सरू ने अपनी गलती की सजा भुगत ली है, अब कम से कम उसे माफ कर दो। राहुल की आंखें भर आई, उसने बड़े दिल से सरू को माफ कर दिया। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी लड़कियां होती हैं जिन्हें प्यार के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। कभी झूठ पर बेचा जाता है तो कभी सारी जिंदगी पछताने की नौबत आती है, और फिर वो अपने ही घर वालों से मिलने के लिए सारी उम्र तड़पती रहती हैं। इसलिए घर से भागने वाली लड़कियों को पहले ही अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, जिस व्यक्ति के साथ आप भाग रही हैं, क्या वह सच में आपकी पूरी जिंदगी आपका साथ देगा? क्या वह आपको उम्र भर संभाल सकेगा?
और आपके पीछे आपके माँ बाप का क्या हाल होगा, जिन्होंने आपको प्यार और परवरिश दी है। मुझे इस कहानी से सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी लड़की अपने माता पिता का दिल दुखाकर कभी सुखी नहीं रह सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।